तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिरा लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु सौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका। ओम। एक और स्मरण कर लीजिएगा, सभी बोलेंगे, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य कल्पो हस्तो कल्पो अथ पठ्यते मुख व्याकरणम स्मृतम निरुक्तम श्रोत्रम मुच्यते छंदः पादौ तु वेदस्य ज्योतिषामयनम चक्षुः। ये वेद के 6 अंग हैं, इनका भी हम नित्य स्मरण कर लिया करेंगे इस तरीके से, तो अच्छा रहेगा। आज का ज्योतिष शिक्षण शुरू होता है और वही सर्वप्रथम आप पंचांग पे आइए। आज थोड़ा इसमें कम समय लेंगे क्योंकि आप लोगों को अब काफ़ी थोड़ा अभ्यास बन चुका है। पृष्ठ 59 है और जैसे कि पहले बाहर का सिर्फ आज सृष्टि संवत को एक बार बोलना वो कर लीजिए। 1,29,29,49,124 ये सृष्टि संवत है। और अब 59 पेज पे अंदर आ गए। यहाँ पर शक संवत 1944, उत्तरायण, उत्तरगोल, सूचिमास, ग्रीष्म ऋतु, विक्रम संवत और नल नामक संवत्सर, ये सब बातें आपको अच्छे से समझ आई हुई हैं। पंचांग पे आएंगे तो आज है 30 गते सोमवार और ये 20 जून 5:28 का सूर्योदय। 19 बज के आप लोगों को लग रहा होगा पिछले 2-3 दिन से ना 5:28, 5:28, 19:17, 5:28, 19:17, 5:28, 19:17, तो ये आप समझते ही हैं कि ये नियरेस्ट मिनट, निकटतम मिनट के कारण ऐसा है। जब हम स्पष्ट गणना करेंगे, और मैंने ये गणना करी हुई है, हम आपको बताएंगे बाद में, तो रोजड़ के लिए जब हम स्पष्ट गणित करेंगे, या रोजड़ के लिए या कहीं के लिए भी, तो वो केवल मिनटों में नहीं आएगी। तो 5:27 26 ऐसे कुछ आती है। पर चूंकि नियरेस्ट मिनट के लिए तो ये 2-3 दिन इसलिए ऐसा चल रहा है। 19:17 पर सूर्य अस्त है। 24:11 रात्रि के 12:11 पर चंद्रमा उदय होगा और चंद्रास्त फिर दिन में 11:33 पर हो जाएगा। और आज सप्तमी है, 9:04 यानी रात्रि 21:04 तक है। शतभिषा नक्षत्र है, 21:58 तक है। और ये फिर लग्नों का आरंभ काल है। जैसे जैसे आप देखेंगे तो आज के लिए हमारा इस समय, जैसे हम
9:35 हो रहा है, तो हमारा 7:51 पर सिंह लग्न शुरू हुआ है और सिंह लग्न में 26 मिनट जुड़ जाएंगे, तो 51 में 9 चले गए, 26 में 9, तो ये 17 रह गए। 8:17 पर सिंह लग्न शुरू हो गया। ठीक है, यही टाइम आया है। हाँ जी, ठीक। 8:17 पर सिंह लग्न आ गया है। ये हम कल ज़्यादातर संभावना है कि कल हम आपको इसको इन तमाम तथ्यों को एक कुंडली के रूप में प्रस्तुत आपको करना सिखाना भी देंगे और उसको पढ़ना भी बता देंगे कि ये इसको फिर ये क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है। ये कल की बात है। अब आइए प्रश्न नंबर 58 पर 30 गति में ये 23:1:39 ये क्या है, सिर्फ बस बता दीजिए कि क्या है ये। हैं? हाँ, ये खम मध्य से संपात काल कितना दूर है वो समय है ये। ठीक है, खम मध्य से संपात काल की दूरी है। किस में है ये टाइमिंग में है, घंटा मिनट में है। ठीक है, किस में है ये? अगर हमसे इसे चाप में निकालना होगा कि चाप में कितना दूरी है, तो इसे क्या करेंगे? 15 से गुणा कर देंगे। और संक्षेप में बता रहा हूँ, 15 से गुणा करने का तरीका होगा, पहले 39 को गुणा करोगे, वो बहुत सारे सेकंड आ जाएंगे, उसमें 60 का भाग दे दोगे, जो बचे हुए होंगे वो सेकंड ले लोगे, जो पूरे भाग चले गए वो आपके मिनट हो गए, उनको मिनटों में जोड़ दोगे, फिर वो 1 मिनट वहाँ पहले से है, ये मिनट आपके जुड़ जाएंगे। इन मिनटों को फिर जो है 15 से गुणा करोगे और इसी तरह से अगर मिनट 60 से ज़्यादा हो गए तो उनको शेष में ले लोगे और उनको फिर घंटों में जोड़ दोगे। और घंटे जोड़ने के बाद फिर उसको क्या करोगे? जब घंटे आ जाएंगे तो अब घंटों को क्या करोगे? हैं? फिर 15 गुणा करोगे। हाँ, ये बात, फिर 15 गुणा। अब ये जो गुणा करने से आएगा, ये क्या आएगा? बिल्कुल सही, ये आएंगे अंश कला और विकला। ये क्या है? ये चाप की दूरी है, ये है अंशात्मक दूरी, और ये जो यहां लिखा है ये है कालात्मक दूरी। ठीक है, और कालात्मक दूरी को अब कहीं भी ज्योतिष में आपको कालात्मक दूरी को अगर आपको अंशात्मक में बदलना होगा तो आपको 15 से गुणा करना होगा, और अगर आपको अंशात्मक दूरी दी हुई है और उसको कालात्मक में लाना होगा तो उसे 15 से, करेक्ट, उसको 15 से भाग करना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका। और अब इसके बाद आपने देखा 12:01:27, ये क्या है? हाँ, ये जो है आपका मध्याह्न काल है, स्थानीय स्पष्ट मध्याह्न काल है। और इस मध्याह्न काल जो ये है, ये स्पष्ट मध्याह्न काल और मध्यम मध्याह्न काल का जो अंतर है वो अंतर 1:27 का ये बेलांतर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बेला में अंतर। हम जब आप समय को बदलते हैं, जैसे घड़ी के समय को आपको लोकल टाइम में लाना होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी होगी, तब घड़ी का समय बनेगा। और ऐसे ही जब लोकल टाइम आपको दिया होगा, जैसे धूप घड़ी होती है, इस पर अभी नहीं बोल रहे हैं, हम बाद में बोलेंगे, एक चर्चा में आ जाती कोई चीज़ जुबान पे, वो अच्छा है। एक धूप घड़ी होती है, तो धूप घड़ी कौन सा समय दिखाती है? उस समय को जो स्टैंडर्ड टाइम मान जो आप राष्ट्र में उपयोग कर रहे होते हो, वो उस देश का स्टैंडर्ड टाइम होता है, मानक समय होता है। उस मानक समय में बदलने के लिए आपको इस बेलांतर की जरूरत पड़ती है। और फिर देशांतर का जो के कारण जो समय पर अंतर पड़ता है, फिर वो आपको लेना होता है। वो सब समय के परिवर्तन के जब सिखाएंगे तब उसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये, अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और जरा थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आज सूर्य कहाँ पर है? मिथुन में है। अब यहाँ से अंश देख के बताओ, जब हम बोलें, इसकी एक भाषा और भी है। ज्योतिषी लोग जो बोलते हैं आज का सूर्य स्पष्ट क्या है, ये भाषा बोलते हैं। तो अगर आपसे बोला आज 5:30 का सूर्य स्पष्ट क्या है, तो वो यही बात हुई, जो यही बोलेंगे आप। और अगर आपसे बोला जाएगा कि आज 5:30 के सूर्य का भोगांश क्या है, तो भी आप यही बोलेंगे। तब भी आप क्या बोलेंगे? हाँ, सूर्य स्पष्ट
और सूर्य का भोगांश, ये भाषा है ज्योतिष में जो प्रयोग होती है। तो आपसे बोला कि आज का 5:30 का सूर्य स्पष्ट क्या है, तो आप बोलेंगे आज के प्रातः का सूर्य स्पष्ट है 88 अंश 40 कला और 40 विकला। ठीक है। और इसी को जो फलित में लोग लेते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, क्योंकि आपकी पहचान में बात बनी रहनी चाहिए। यहां आपने बोला 88 अंश 40 कला और 40 विकला, ये बोला आपने। और वो लोग किस तरह से बोलते हैं, वो बोलते हैं 2 राशि 28 अंश 40 कला 40 विकला, यानी 2 राशि गुजरने के बाद तीसरी राशि में। तो वो बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मिथुन में सूर्य आ गया तो मिथुन के 28 अंश पर सूर्य है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। वो लोग राशियों को विभाजन करके बोलते हैं। तो आपको लेकिन पहचान होनी चाहिए, आपको सूर्य स्पष्ट बोला तो आपने, लेकिन अगर आपसे बोलेंगे कि आज 12 बजे का सूर्य स्पष्ट क्या है, तब आपको समझ में, तब आपको कठिनाई पड़ जाएगी, क्योंकि 12 बजे का सूर्य स्पष्ट तो आपको पता ही नहीं है। वो हम आज आपको थोड़ा सा उसका परिचय देंगे और उसको बोलते हैं तात्कालिक ग्रह स्पष्ट। क्या बोलते हैं? किसी खास समय के लिए जो ग्रह की स्थिति होती है उसको ज्योतिष की भाषा में तात्कालिक ग्रह स्पष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तात्कालिक स्पष्ट। अगर हमने आपसे खाली ये बोला कि तात्कालिक स्पष्ट ग्रह चाहिए, तो आप हमको क्या कहेंगे कि कितने बजे के लिए चाहिए? क्योंकि खाली तात्कालिक बोलने से काम नहीं चलेगा ना। आपको तब ये बोलेंगे, हमको पूछेंगे आपकी तात्कालिक ग्रह कितने के लिए चाहिए आचार्य जी, तब हम आपसे बोलेंगे कि चलिए 12 बजे का बता दीजिए। तो आप बोलेंगे ठीक है बताते हैं। कैसे बताते हैं वो फिर आज आपको अंतर्वेशन विधि से समझाएंगे। इसके बाद अब आप संकल्प पाठ पर आ जाइए। आ जाइए संकल्प पाठ पे। ओ संकल्प पाठ को निकालो। सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्दः सप्तनवतिकोटयः एकोनत्रिंशत् लक्षाणि एकोनपञ्चाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्यधिकशततमे सृष्ट्यब्दे नवसप्तत्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे नल नामधेय संवत्सरे ग्रीष्म ऋतौ मासानां मासोत्तमे शुचि मासांतर्गते आषाढ़ कृष्ण सप्तम्यां तिथौ शतविशा नक्षत्रे सिंह लग्नोदये वसु मुहूर्ते ब्रह्म मनु क्रतुपुलः पुलस्त्यात्रिंगिरो वसिष्ठ मरीचि विश्वामित्र भरद्वाजगस्त्य कपिल कणाद पाणिनि पतंजलि गौतम व्यास जैमिनि शंकराचार्य दयानंद सरस्वती प्रभृतिर्महर्षिभिर्सेविते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गते गुजरात प्रदेशैक देशे नामकस्य जनपदस्य रोझड़ नाम्न्यां पुण्यभूमौ अत्र स्थिते वानप्रस्थ साधक आश्रमे महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी महाभागस्य वयं सर्वे अनुयायिनः ज्योतिष पठितुं संकल्पं कुर्महे। सच्चिदानंदेश्वरो अनुग्रहणातु। ये आपका संकल्प पाठ पूरा हुआ और अब हम आ रहे हैं आज के पाठ्यक्रम पर। महानुभावों, हम यद्यपि जो हमने परसों विषय
लिया था और वही कम अधिक करके कल भी चलता रहा। मास, मासों के विभाग, दिनों के विभाग, उसमें सिर्फ एक महत्वपूर्ण पाठ रह गया है, अंश रह गया है, और वो है अधिमास। और चूंकि उसको थोड़ा गणितीय रूप से भी हमें आपको समझाना है कि अधिमास ये हमारे वैदिक व्यवस्था की बहुत बड़ी देन है। और मैं आपको बताऊं, ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 25वें सूक्त में जो है वो अधिमास की बात आई है। अब ये लोगों के सामने हमारी कितनी बड़ी महानता स्पष्ट होती है हमारी संस्कृति की, हमारे वेदों की, कि जो पाश्चात्य देश अभी 200-300 सालों तक पहले ये भी नहीं जान पाए कि पृथ्वी घूमती है, कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या क्या कैसे क्या है, जिनको आज तक भी जो है गणनाओं का, वो अब देखिए हमारे ऋग्वेद में, ऋग्वेद बोले तो हमारे लिए तो संकल्प काल की आदि पुस्तक है, लेकिन जो विदेशी भी है ना, वो भी जो है ऋग्वेद को सबसे पुरानी पुस्तक मानते हैं। बस हम काल गणना में उनको बहुत लंबा काल देते हैं, लेकिन वो इतना नहीं मानते। अधिक से अधिक जो है वो 7,000-8,000 साल पुराना जाते हैं, 8-9,000, 13,000 जाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि वो भी मानते हैं कि ऋग्वेद संसार का सबसे पुरातनतम ग्रंथ है, ये सब मानते हैं। तो उस ग्रंथ में आप देखिए, तब हमारे ऋषि मुनियों ने अधिमास की बात कर ली, और यकीन मानिए आप कि अधिमास के बारे में कोई आदमी जब तक चंद्रमा और सूर्य के गति और परिस्थिति के बारे में व्यवस्था से नहीं जानेगा, तब तक तो सोच भी नहीं सकता है। अधिमास के उसके दिमाग में वो भी नहीं आ सकता, प्रविष्टि का विचार, प्रविष्टि भी नहीं हो सकती कि अधिमास भी कोई चीज होती है, मास में कोई अंतर भी कोई चीज है। कैसे जानेगा जब तक वो दो पिंडों की गति परिस्थिति के नियमों को नहीं। आप ही सोचिए ना, एक सेकंड के लिए अपने दिन कल्पना करिए, कैसे सोच सकता है कोई। तो हमारे वैदिक ऋषियों को ब्रह्मांड के संदर्भ में कितना बड़ा, मतलब कैसे, कितना बड़ा, कितना विस्तृत, कितनी दूरों दूर का ज्ञान प्राप्त था, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हमने आपके संकल्प पाठ में जो बस एक लाइन कह करके, क्योंकि मेरा ध्यान आज ये है कि जो विषय अभी सुबह के लिए नियुक्त किया है वो आपको पूरा हो जाए, ऐसी कोशिश होगी। तो आपके लिए हमने ऋषियों का नाम जो है संकल्प पाठ में जोड़ा है, और ये खैर मेरा चिंतन नहीं है, ये हमारे आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी हैं, उनकी तरफ से खास निर्देश रहा है कि आचार्य जी आप इसमें ऋषियों के नाम जरूर जोड़िए संकल्प में। तो हमारे लोगों को जब आप संकल्प कर रहे होंगे तो उस संकल्प पाठ में आपको क्या क्या मिल रहा है। आप जब संकल्प पाठ करेंगे तो आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं वशिष्ठ की हूँ या वशिष्ठ का हूँ, मैं मरीच का हूँ, मैं कृतु पुलह पुलस्त अंग कपिल का हूँ, कणाद का हूँ, पाणिनि, इतने बड़े महर्षियों का हूँ। मैं संकल्प करते समय आपके दिलो दिमाग पे ये भद्र भाव छाया हुआ रहना चाहिए कि आप कौन हैं। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती, लिखा है ना उसमें, महर्षि दयानंद सरस्वती प्रभृति बिरड़ महर्षि बिरड़, एक आपको ध्यान बना रहना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो संकल्प भाव में आपको वो तीन बातें तो हैं ही जो सांस्कृतिक तौर पर मैंने कल कही थी, आज दोबारा नहीं दोहरा रहा हूं। लेकिन ये जो है, और मैं चाहूंगा कि अगर आपका कोई विद्यार्थी, कोई ब्रह्मचारिणी, कोई ब्रह्मचारी अगर मुझे इस संकल्प पाठ को कंठस्थ किया हुआ सुना दे, 23 तारीख तक का समय है, आपको खुद ही बोलना होगा आचार्य जी मैंने याद कर लिया है, और फिर मैं बोलूँगा सुनाइए। तो मुझे खुशी तो होगी ही, लेकिन मैं उसका क्या ग्रहण करूँगा ये तब बाद में बताऊँगा। मुझे फक्र से ये कहना हो रहा है, मेरा गौरव है ये कहने का, कि मुल्तान नगर आर्य समाज में मेरे पंचांग का पूरा पालन हो रहा है। उनके नित्य प्रति की संध्याओं में, कार्यक्रमों में
पूरे पंचांग का, और वो उस तरह से लिखते भी हैं कि श्री मोहन कृत्याश पत्रक के अनुसार उनके यहाँ बोर्ड पर सुबह आर्य समाज के बाहर बोर्ड पे ये पंचांग लिखा होता है, जैसे अभी विभू ने लिखा है ऐसे ही पंचांग लिखा होता है। नीचे लिखते हैं श्री मोहन कृत्याश पत्रकम वैदिक पंचांग से साभार, ऐसा उनका लिखा हुआ होता है। तो वहाँ की एक माता जी हैं, और मैं समझता हूँ मेरी उम्र की ही होंगी या थोड़ा कम ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जो है पूरा संकल्प पाठ याद कर दिया, और उनको इतनी वो हुई, खुशी हुई कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन पर उन्होंने मुझे वो संकल्प पाठ सुनाया कि आचार्य जी मैंने संकल्प पाठ याद कर लिया, और मेरे को सुनाने लगे ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणोदिते प्रादेव वस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिपद, धड़ाधड़ 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 करके और पूरा उन्होंने सुना दिया, इतनी उम्र की। खैर आइए अब आज की विषय पर आते हैं, और आज का जो विषय हम आपको दे रहे हैं वो है दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हम अब ले रहे हैं और एक हम शाम को लेंगे। अभी जो ले रहे हैं वो है पंचांग के बारे में। आज के विषय के बिंदु मैं आपको समझा देता हूँ। आज का विषय का है पंचांग के अवयव, और पंचांग के अवयव में आप जानते हैं कि पंचांग क्यों कहते हैं इसको, तो सामान्य धारणा ये है कि ये 5 अंगों की विशेष बात करता है। तिथि वासर नक्षत्रे योगः करणम मेव च, क्या क्या बोला, तिथि वासर नक्षत्रे योगः करणम एव च इति पंचांगम आख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। ये जो 5 हैं, तिथि, फिर वार, फिर नक्षत्र, फिर योग और फिर करण, ये 5 चीजों को आख्यातम, इसकी आख्या देता है, इसको बताता है, इसकी सूचना देता है। तो ये पंचांग क्या है, व्रत पर्व निदर्शकम। ये जो है ये तिथियों, जो ये पंचांग का जो मूल उद्देश्य है, ये आपके जो व्रत पर्व तिथि आदि की सूचना है, ये सूचना आपको देने का उद्देश्य है। उद्देश्य इसका क्या है कि आपको सूचित रखा जाए काल के अवयवों से, और आपके जो व्रत पर्व तिथि तीज त्योहार हैं उनके बारे में आपको सूचित रखा जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है। आपको ये जो पंचांग क्रांति है इसमें एक लेख है, ये सारे लेख मेरे अपने हैं, और इस लेख में पंचांग गणितीय आधार एक सही तिथि पत्रक का मैं आप लोगों से हार्दिक निवेदन करना चाहूँगा कि इस पत्रक के, इस जो पंचांग क्रांति के लेख हैं ना, इनको आप एक आज पढ़ लिया, एक कल पढ़ लिया, लेकिन एक बार पढ़िए जरूर आप। ये है कि गणितीय आधार एक सही तिथि पत्रक का, एक सही तिथि पत्रक के लिए क्या क्या गणितीय आधार हैं, ये आपको एक जानकारी हो जाएगी। तो इसमें मैंने लिखा है कि पंचांग के केवल 5 अंग नहीं होते हैं, इसके 5 अंग नहीं होते, इसके अंग तो और भी हैं। तो पंचांग शब्द प्रचलन के लिए लाया गया, ठीक है, लेकिन वस्तुतः बात है, अब जैसे तो संवत्सर की भी जानकारी देता है, उसके बाद अयनों की भी जानकारी देता है, उसके बाद फिर ऋतुओं की जानकारी देता है, तब मासों की जानकारी देता है, तब पक्षों की जानकारी देता है, इस तरह बहुत सारी बातों की जानकारी देता है। तो पंचांग शब्द की व्याख्या के साथ में मुझे ये आपको और भी कहना था, और ये आपको इस गणितीय आधार में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जो मैंने पहले दिन का आपको वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य की बहुत सारी बातें आपको इस लेख से पुनर्स्मरण हो जाएंगी। ठीक है। तो ये जो पंचांग है, इसका सबसे पहला भाग है, पहला अंग है, वो है तिथि। वो क्या है कि वो आपको तिथि देता है। और तिथि क्या है, तिथि के लिए कोई एक ऐसा शब्द बताओ, बहुत अच्छा शब्द जो बिल्कुल तिथि से अलग, क्या शब्द आता है इसके लिए?
हैं? हाँ, आधी बात कही आपने, पूरी बात नहीं कही। इसे कहते हैं चांद्र दिन। तिथि के लिए दूसरा शब्द क्या है? हाँ, यही तो हमने समझाया था आप लोगों को कि सौर दिन और चांद्र दिन में क्या है। तो अब आपकी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चांद्र दिन। और ये चांद्र दिन जो होता है, इसका सूर्योदय सूर्यास्त से कोई संबंध नहीं है। क्या बोला? हाँ, ये तिथि जहां कभी आपने देखा ना, कोई तिथि 21:21 पर समाप्त हो रही है, कोई 6:17 पर हो रही है, कोई 9 बजे हो रही है, कभी भी वो समाप्त हो जा रही है। जब आप पंचांग देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि तिथियां कभी भी समाप्त हो जा रही हैं और कभी भी शुरू हो जा रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका सूर्योदय सूर्यास्त से कोई लेना देना नहीं है। सूर्योदय सूर्यास्त से लेना देना न हो करके ये दिन के अंग नहीं है, और दिन के विधिवत अंग न होने से ही ये इनका ऋतुओं से वैसा साम्य नहीं है। आपको कल हमने बताया था ना कि चंद्रमा जो है वो ऋतुओं का कारक नहीं है, और जो सूर्य है वो ऋतुओं का कारक है, क्योंकि सूर्य ऋतु बना रहा है। ऋतु जो है वो मासों में विभक्त कर रहा है, मास जो है वो दिनों में विभक्त कर रहा है, और दिन जो है वो किस में विभक्त, कैसे विभक्त हो रहा है? दिन विभक्त हो रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त से। तो कारण कौन बना? सूर्य कारण बना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो आइए आगे चलते हैं। हमने आपको बताया कि तिथि जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 अंशों का अंतर का नाम है। 3 नाम हो गए, चांद्र दिन हो गया, और तिथि हो गई, और द्वादशांशात्मक का जो दूरी है वो हो गई। ये द्वादशांशात्मिका 12 अंशों का जो दूरी है ये हो गई आपकी तिथि। अब थोड़ा सा आपको तिथि कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आइए आज का पंचांग खोलिए, प्रश्न नंबर 59 पर आज का पंचांग खोलिए, और सूर्य कहां पर है वो अपने पास लिख लीजिए। सूर्य कहां है और चंद्रमा, चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट को लिख लीजिए। अब आप समझ गए ना, चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट बोला तो आपको क्या लिखना है? हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। चंद्र स्पष्ट लिखिए, ऊपर चंद्र स्पष्ट लिखिए और नीचे सूर्य स्पष्ट लिखिए। याद रखिए, तिथि हमेशा सूर्य और चंद्रमा के अंतर की गणितीय स्थिति है, दूरी है। तो जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी दे रहे हैं तो पहले आप किसको लिखेंगे? चंद्रमा, क्योंकि दूरी का मापक बनाने वाला चंद्रमा है। चंद्रमा आगे आगे जा रहा है ना, तो लिखिए सूर्य का भोगांश लिखिए। अब ये भोगांश भी बोला तो वही बात हुई जो आपको मैंने सूर्य स्पष्ट बोला। सूर्य स्पष्ट लिखिए और चंद्र स्पष्ट लिखिए। सूर्य स्पष्ट है आज, चंद्र स्पष्ट है आज 344 अंश 30 कला। बिल्कुल सही, वो लिख दिया है वहां, और ये आपको दिखा भी दिया है यहाँ। बहुत अच्छा, आपको हम समय देंगे, आराम से लिखिए, कोई ऐसी बात नहीं। इस बीच हम कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं। यहाँ विभू ने आपको ऋण करके दे दिया है, घटा करके दे दिया है, लेकिन आपको ये समझना है, आप खुद भी इसे करिए, खुद भी देखिए कि क्या घटाने से ऐसा आया है। 22 में से 40 घटाएंगे, 22 में से 40 नहीं घटता तो आप एक कला लेंगे। एक कला में 60 विकला होती हैं, उस 60 विकला में 22 विकला जोड़ी तो 82 विकला हो गई, और 82 में से 40 घटाया तो 42 घट गया। इसी तरह से
अब 30 की जगह 30 में से एक तो कला उधर चली गई, तो अब ये 29 ही रह गई। 29 में से 40 घटाएंगे तो 29 में से 40 नहीं घटाएगा तो वहां से एक अंश लिया, 29 और 60 ये 89 हो गया, 89 हो गए। 89 में से 40 घट जाता है, वो 49 रह गए। बहुत अच्छा। हो गया, सबका हो गया। अब देखिए 255 दूरी है, ये सूर्य के और चंद्रमा के बीच की क्या है, ये दूरी है। और ये दूरियां ही तिथियां होती हैं, तो 255 अंश है, इसमें अब आप 12 का भाग दे दीजिए। एक तिथि जानने के लिए 12 का भाग देंगे। अब उसी तरह से फिर 12 का भाग दीजिए। पहले 255 में दीजिए, 12 दूनी 24, 25 में से 24 घटाएंगे, एक बचा, उतर आया 5। तब ये देखिए इस तरह से हो रहा है, ये 12 दूनी 24, नीचे 24। देखते भी जाइए और लिखते भी जाइए, हम आपको पूरा समय देंगे। ये 3 बच गया नीचे, अब ये 3 होगा तो इसकी अब कला बनाएंगे। 60 3 180 और उसमें 49 जोड़ देंगे, तब ये 229 हो गए। अब फिर उस 229 में 12 का भाग दिया। आराम आराम से और अपना समझ समझ के करिए। और दो सौ 29 में 12 का भाग दिया तो पहली बार एक बार गया और 10 बचा शेष, 109 हो गया, 12 नमा 108, अब एक शेष बचा। अब ये एक कला है, एक कला में अब 12 का भाग नहीं जाता, इसको 60 से गुणा किया तो 12 60 हो गया और 60 में 42 जोड़ा तो 102 हो गया। बहुत अच्छा। एक 102 में 12 × 96, ये 60 क्यों किया, 60 नहीं करो उसको, लास्ट वाला 60 जो है। 102 में 96 गया, 6 बचा बस, वो 6 शेष है। नहीं समझ आया? लास्ट में 196, वो 96 घट के 60 कैसे आया? हाँ, वो दशमलव दिख नहीं रहा है ना उनको, सबको 60 दिख रहा है ना वो। अच्छा, दशमलव में निकालने की आवश्यकता नहीं है, कोई मान नहीं।
बस 6 शेष बच जाएगा, 6 को शेष कर दो, उतना ही। आपको तो ये जानना है कि ये कितनी तिथियां बीत गई हैं। जब एक्यूरेट गणित करना होगा तो वो उसमें तो फिर आप उसको दशमलव में भी लेंगे। यहां देख रहे हैं आप, अब जो आया 21 तिथियां, 21, 19 और क्या है वो 08, 19, 21, 19, 8। तो 21 तिथियों का मतलब हुआ कि 15 तिथि हुई शुक्ल पक्ष की। देखिए 15 से जब तिथियां ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये कृष्ण पक्ष है। तो पहली बात क्या जानी आपने कि जो सूर्य भोगांश जहां पर चंद्रमा 344 का है और सूर्य 88 अंश 40 का है, ये जो भोगांश है, ये जो दिन है जिस दिन ये भोगांश है, उस दिन 21 तिथियां बीत चुकी हैं। अर्थात उस दिन जो है 15 तिथियों का शुक्ल पक्ष और बाकी कृष्ण पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष पूरा बीत गया है और कृष्ण पक्ष की 6 तिथियां जा चुकी हैं और 7वीं तिथि जो है 19 कला पे चल रही है, अर्थात सप्तमी वर्तमान है। अर्थात क्या वर्तमान है? सप्तमी, सप्तमी है ना? हाँ, सप्तमी वर्तमान है। यह तिथि जानने का एक नियम हो गया। अब हम इसको अच्छे से देख लीजिए, इस गणित को हम दोबारा से नहीं करा रहे हैं, लेकिन आपको रिवीजन एक दोबारा से ये बात जरूर कह देते हैं कि आपको ये अंश कला विकला का घटाना, जोड़ना, भाग देना, इसका क्या करना है? हाँ बच्चों, बहुत सुंदर, इसका अभ्यास आपको जरूर करना है। याद रखो, ज्योतिष के लिए कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ होना जरूरी नहीं है। हाँ, कहीं आप सोचें कि बहुत बड़ा मेरे को जो है गणित का मास्टर होना, ऐसा कुछ नहीं है। वो साधारण सी गणितें हैं, बस विषय की समझ का तारतम्य बना रहना चाहिए, ये खास बात है। तो ये जो, चलिए ठीक है, कर देते हैं। हाँ, ये अभ्यास के लिए कह रहे हैं कि एक और तिथि निकाल दीजिए। चलिए निकालिए, आप अगला पेज लीजिए, अगला पेज लीजिए और अगले पेज में 5 गते की बताइए तिथि क्या है। अगले पेज की 5 गते में तिथि बताइए और सब लोग लग जाइए अपने अपने उसमें। और बहुत जो लोग बिल्कुल, मान लीजिए कुछ एक आध लोग ऐसे होंगे, वैसे तो इस सभा में मैं नहीं जानता ऐसे लोग होंगे, लेकिन अगर जो नहीं कर रहे हो तो वो अपने आप को कम न समझें। आप अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, ये ध्यान रखें। आप इस बात से अपने आप को मायूस न करिएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, ना ना, ऐसा नहीं है। मैंने कल भी बताया था, आप सब में ज्ञान है, आप अज्ञानी नहीं हैं। बस अंतर क्या है? अपरिचय है आपका। आज से पंचांग से ऐसा कोई वो था ही नहीं, तो वो बात है। अपने आप को कोई भी आदमी कम मत समझे, बिल्कुल भी। पांच गते में अब बताइए, सूर्य कहां है और चंद्रमा कहां है, और फिर इसे घटाइए, कैसे घटेगा? हाँ, यहां भी घट के दे रहे हैं, लेकिन आप अपने आप भी घटाना। यहां देखने का भी मौका दे रहा हूं आपको, लिखने का भी मौका दे रहा हूं आपको। कोई भी बंधु भगिनी अगर कदाचित गणित नहीं कर पा रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, तो अपने आप को कम मत समझिए, पर प्रयास लगे रहिए, प्रयास में रहिए जरूर।
बहुत अच्छा। हाँ जी। अब जैसे 59 बचा ना, तो 59 में से 94 नहीं घटता, तो एक तरह से 360 उसमें जोड़ लिया, मतलब एक दिन पूरा ले लिया। इसीलिए मैंने ये 5 दिन वाला एग्जाम्पल लिया, क्योंकि इसमें चंद्र स्पष्ट छोटा है। हाँ, तो घटाने में दिक्कत आएगी। तो जब चंद्र स्पष्ट छोटा हो तो चंद्र स्पष्ट में 360 जोड़ लो आप, और फिर घटा लीजिए। देखिए ऐसा है, अगर कला विकला में नहीं घट रहा है तो आपने कला ली, कला में नहीं घट रहा है तो आपने घटी ली, वो ली डिग्री ली। अगर डिग्री में नहीं घटा तो आपने पूरा एक दिन लिया, और वो दिन कितने का होता है? 360 अंश का। यहां आप अंश कला विकला में काम कर रहे हैं तो दिन का मतलब हुआ 360, और अगर आप घंटा मिनट सेकंड में काम कर रहे होते तो दिन का क्या मतलब हुआ? 24। सीधी सी बात है, क्योंकि आप यहां डिग्री कला विकला में काम कर रही हैं, यहां दिन का मतलब वही बात हो गई ना, चाप की दूरी और कलात्मक दूरी, अंशात्मक दूरी और समयात्मक दूरी, समयात्मक दूरी और अंशात्मक दूरी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। माइक ले लीजिए हाथ में, उनको माइक पहुंचा दीजिए। बोलिए बेटे। ये जो आपने 360 इसमें जमा किया है, ये कहां से जमा किया जी आपने? इसका मान कहां से लिया है आपने 360? हाँ वही तो हम बता रहे हैं, बात वही बता रहे हैं कि अगर देखिए आप 43 को देखो पहले, अगर 43 में से 11 तो घट गया, अगर नहीं घट रहा होता तो आप क्या करते? तब आप कला लेते। तो एक कला जो है, ठीक है, ठीक पूछा आपने, आप बिल्कुल वो मत करिए, उनको वो मत करिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक पूछा, उनकी समझ में नहीं आ रही तो उनको जानना है ना। 43 में से मान लीजिए 43 के नीचे ऐसी संख्या होती जो नहीं घट रही होती, तब आप क्या करते? एक कला लेते, तो कला को उसमें जोड़ते तो वो 60 जुड़ता। अगर मान लीजिए कला में से भी नहीं जुड़ा तब आपने डिग्री लिया, डिग्री में कला, फिर वो एक 60 बनता। अब यहां क्या स्थिति है कि ऊपर 60 है और नीचे 94 डिग्री है। अब 60 में से 94 घटता नहीं, तो तब आप क्या करेंगे? तब आप एक एक्स्ट्रा दिन लेंगे। अब उस दिन को, चूंकि यहां आप डिग्रीज में काम कर रहे हैं, तो दिन का मतलब, जब आप डिग्री का सवाल कर रहे हो तो दिन का मतलब 360 होता है, और जब आप घंटा मिनट में काम कर रहे हो तो दिन का मतलब 24 घंटा होता है। तो आपने ये 360 डिग्री ले ली और 59 पहले बची थी, तो 360 में 59 जोड़ दी, और तब आपने 94 को घटाया तो 325 घट गया। आचार्य जी, यहाँ से तो हमने इधर से ले लिया एक का अंक, जब ये 22-24 में से नहीं घट रहे हैं, लेकिन 60 में एक अंक का मान हम जोड़ रहे हैं 360, ये 59 हो गया फिलहाल में, 60 की जगह 59 है, ये एक ले लिया है हमने। तो जो इसमें 360 जोड़ा है, ये 360 का मान, ये उसकी भरपाई कहाँ से होगी? आगे तो कोई संख्या भी नहीं है जो उसकी भरपाई की जाएगी। उसकी रिकवरी भी तो, उसकी रिकवरी का भी तो स्थान होना चाहिए ना, कि हाँ वहां से हमने ले लिया है। ऐसा है, ये घटाने के सामान्य नियमों में आता है, ये आपको कहीं इसकी रिकवरी का नहीं देनी है आपको, ये घटाने के सामान्य नियमों में से आता है। आप जैसे देखिए, आप 18 में से नहीं, 15 में से आप 15 में से 17, 15 में से आप 9 घटाइए, 15 में से 9 घटाइए। तो पहले आप क्या करते हैं? 5 में से 9 घटाते, 5 में से 9 नहीं घटता तब 10 लेते हैं, तब पूरा 15 करते हैं, तब 15 में से 9 घटा देते हैं। अब ये सवाल थोड़ी कि वो 15 लिया आपने तो उसमें वो बाकी 10 जो लिया उसकी भरपाई कहाँ से होगी? ऐसा नहीं है, ये गणित का सामान्य नियम है कि जब संख्या नहीं घटती तो उससे अगली वाली जो राशि है उस राशि को ऐड कर लेते हैं घटाने की दृष्टि के लिए, और वो ऐड जोड़ते हैं तो वो उसका पूरा मान लिखा जाता है। तुम कुछ कह रहे हो क्या? मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जैसे हमने सेकंड में घटाने के लिए मिनट से ले लिया, मिनट में घटाने के लिए अंश से ले लिया, आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर अंश से नहीं घट रहा है तो हमने एक वृत्त ले लिया। अच्छा, वृत्त अपने आप में कंप्लीट है, उसकी भरपाई कहीं से नहीं होनी, ये पूरा वृत्त ले लिया। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि 59 में से 94 अगर घटाना हुआ, आप चित्र में देखो, इसका मतलब हमने ये दूरी निकाल ली है ना,
59 डिग्री में से 94 अंश घटाना है, मतलब हमने ये दूरी निकालनी है। इस दूरी निकालने को हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये दूरी, इस दूरी को अगर 360 में से घटा देंगे तब भी तो यही आएगा। तो 59 से 94 नहीं घटता, तो हम क्या करते हैं कि पूरे वृत्त में से 94 माइनस 15 वो घटा देते हैं। इस तरह से है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे, अब आपने घटा लिया, कितना आया, कितना आया, 325 अंश। इधर बोलिए, कोई बोल रहे हैं क्या? चलिए, मान लो वो बोल रहे हैं तो ऐसे कभी भी बीच में नहीं बोलते हैं, आपको केवल हाथ खड़ा करना है, वो बोलें तो आपको बोलना है। हाँ, आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, हाँ, बस स्वीकृति सीधे मिलने डायरेक्ट पर। बोलना नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए 325 अंश 50 कला और 22 विकला की दूरी आ गई आपकी। 58 अब इसमें 58 है, 325। अच्छा, वो 58 है, 58 22 की दूरी आ गई। अब ये कुल दूरी आ गई, किसके बीच की आ गई? सूर्य और चंद्रमा के बीच की कुल दूरी आ गई। ठीक है, बोल लीजिए, चलिए चलिए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ओम नमस्ते अस्तु भगवान। वहाँ पे आपने 43 में से 11 घटाया है तो 32 आएगा ना जी? हाँ, 32 ही तो लिखा है, 32 22। अच्छा, मैंने 22 लिखा था, जी कोई बात ठीक है। हाँ 32 आएगा। ठीक है, हाँ आगे, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है ये आपका 325 अंश 58 कला 32 विकला, ये दूरी है चंद्रमा और सूर्य के बीच की। अब देखिए, एक मोटी सी बात बताऊं आपको मैंने कल बताया था कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी। और ये जो सीधी रेखा होती है कितने अंश की होती है? बहुत सही, 180 अंश की होती है सीधी रेखा। यानी अगर अंतर 180 तक का है तो ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। बहुत सुंदर। अंतर 150 तो शुक्ल पक्ष, और 180 से अंतर ज्यादा है तो ये कौन सा पक्ष है? बस, ये कृष्ण पक्ष है ये। अब इसके कृष्ण पक्ष के जानने के दो तरीके हैं। या तो आप इसमें से सीधे सीधे पहले 180 अंश घटा दीजिए, और या इस 325 में पूरे में भाग दे लीजिए। दोनों ही बातें हैं, दोनों कर सकते हैं आप। तो 180 अंश घटाएंगे, क्या कर रहे हो आप, कौन सा कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने 15 वैसे ही कर दिया, 15 से बड़ा है तो कृष्ण पक्ष। अब इसमें भाग दे करके निकालिए, भाग दीजिए उसमें 12 का। 325 में कितनी तिथियां हुई? उसमें से 15 तिथि वो भी कर सकते हैं, 15 तिथि पूर्ण शुक्ल पक्ष की घटा दीजिए और बाकी तिथियों को ले लीजिए। बारह का भाग दीजिए 325 में, ये दे दिया, देखिए आ गया आपके सामने। 12 का भाग दिया 325 में तो अब ये एक बात यहीं पर आपको मिल गई है। चलिए कर लीजिए, करने के बाद फिर ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। अच्छा, अब देख रहे हैं आपकी 325 में भाग दिया तो 27 तिथियां पूरी आ गई। तो 27 तिथियां पूरी आ गई, इसमें से 15 तो शुक्ल पक्ष की घटा दीजिए।
तो 27 में से 15 घट गई तो बाकी बची 12, यानी कृष्ण पक्ष की 12 तिथियां पूरी हो गई हैं और 13वीं तिथि है ये। और यहां आप देखेंगे तो कौन सी तिथि दिखा रखी है? त्रयोदशी दिखा रखी है। ये आ गया आपको, तिथि का स्पष्ट समझना आ गया। यहां देखिए, यहां पंचांग में त्रयोदशी दिखा रखा। अगर यहां पर त्रयोदशी की जगह द्वादशी या एकादशी लिखा होता तो आप कह देते कि ये तिथि गलत है, त्रयोदशी। और फिर अब हम आपको आगे, आज नहीं अगले दिन हम आपके लिए तो बहुत सारी गणितें लाए हैं जो जरूरी हैं, नए लोगों को भी सीखनी बहुत जरूरी है, बहुत सारी गणितें लाए हैं। लेकिन अब देखते हैं कितना कितना पूरा हो पाएगा। पर इसमें अब आपको ये आगे सीखना है कि आप कैसे जानोगे, जैसे लिखा है ना त्रयोदशी 27:28 पे खत्म हो रही है, ये लिखा है ना। तो अब ये कैसे जानोगे कि त्रयोदशी कब तक जाएगी? इसका गणित है, वो भी समझाएंगे आपको, लेकिन वो आज नहीं। आज आपको सिर्फ इतना समझाना था कि आप तिथि को कैसे जानोगे, वर्तमान तिथि कौन चल रही है वो कैसे जानोगे, ये आज का विषय था। और ये पंचांग का पहला अवयव है। अब आ जाइए दूसरे पर। पहला हो गया आपका तिथि का। और तो अब तिथि वार। अब आइए आप वारों पर। वार देखिए, जो ये वार हैं इनकी एक खास बात यह है कि इनका वेद में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जो भारत के बड़े गणितज्ञ हुए हैं उनका ध्यान इस पर गया है कि दिन की अभिज्ञा को सुनिश्चित करने के लिए एक वार की व्यवस्था की गई है। जैसे आज सोमवार 20 जून, तो ये एक सुनिश्चित तिथि हो गई है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले क्या था कि पहले वार नहीं थे, वारों की जगह नक्षत्रों का प्रयोग होता था। तो वेदांग ज्योतिष में नक्षत्रों के हिसाब से दिनों की अभिज्ञा दी हुई है। तो जो नक्षत्र है, नक्षत्रों के नाम से जाना वो एक लंबा होता, तो धीरे धीरे एक 7 दिनों के सप्ताह, 7 दिन, ठीक है। तो ये 7 दिनों का एक खंड और उसके परिचायक वारों को बनाया गया। तो वार कैसे बनेंगे? पर वारों के लिए परिधिर व्योम कक्षा अभिधीयते, ब्रह्मांड मध्य परिधिर व्योम कक्षा अभिधीयते, ब्रह्मांड मध्य परिधि व्योम कक्षा अभिधीयते। ब्रह्मांड में ये जो ग्रहों की जो कक्षाएं हैं इनका उपयोग किया गया। तन्मध्ये भ्रमणम बानाम अधो अधा कर्मस्तथा, वो जो ग्रहों की कक्षाएं हैं अधो अधा नीचे की तरफ लाते हुए जैसे जैसे कक्षाएं मिलती गई, ये सूर्य सिद्धांत का है। ब्रह्मांड मध्य परिधिर व्योम कक्षा अभिधीयते तन्मध्ये भ्रमणम बानाम अधो अधा बानाम, उनमें जो है ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है उनको घटते क्रम से, कक्षाओं के घटते क्रम से लिया गया। और उनमें तब क्या हुआ? मंदा मरेज भूपुत्र शुक्रेंदु जेंदवा, मंदा शनि बृहस्पति, भूपुत्र बोलते हैं मंगल के लिए, सूर्य, शुक्रेंदु, शुक्र और इंदु माने चंद्रमा, और जेंदवा शुक्रेंदुज, इंदुज इंदवा, इंदुज बोलते हैं शुक्र के लिए, बुध के लिए। बुध जो है वो उसमें जो है शुक्र से उत्पन्न माना जाता है, वो एक पौराणिक भाषा है। मंदा मरेज भूपुत्र सूर्य शुक्रेंदु जेंदवा, और तब जो है ये क्रम बने, मंदार शनि, फिर बृहस्पति, और तब मंगल, तब सूर्य, और तब शुक्र, और तब चंद्रमा, और तब बुध। ये इनका क्रम है।
अब ये क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 दिन सप्ताह। अब क्या किया गया कि जो ये माना गया, ये माना हुआ है, इसके लिए फिर ऐसा तर्क नहीं आएगा कि सृष्टि के पहले, ऐसा मान लिया गया कि सृष्टि के पूर्व में जो शुरू में रविवार था ना, रविवार ही माना गया ना, तो आदि में रविवार लिया गया और अगला दिन कौन सा होगा इसके लिए एक सिद्धांत बनाया गया। देखो आप जरा शनि से गिनती करते चलो, सूर्य से ही गिनती कर लो, चलो पहले कहीं से भी एक से गिनती कर लेते हैं। देखो 1 2 3 और फिर 4 और आए 5 पे बुध, 6 पे चंद्रमा। अब ये 1 2 3 जो हम गिन रहे हैं ये पता क्या है, ये हैं होराएं। क्या है ये? होरा। होरा एक शब्द है जो अहोरात्र से लिया गया है। होरा कौन सा शब्द है? अहोरात्र का क्या मतलब हुआ? दिन और रात। तो दिन और रात में से उन्होंने अहोरात्र में से अ हटाया और आखिर में त्र, अहोरात्र में से त्र हटाया और बीच का जो है वो होरा ले लिया। ये होरा जो है, अब हम लोगों का तो कहना है कि हमारी होरा को ही पाश्चात्य लोगों ने आवर लिया है, HOUR। तो जो भी हो, ये एक अलग विषय है, वो हमारा यहाँ का पठनीय विषय नहीं। पर हमारा ये कहना है कि हमारी जो होरा है वो 1 घंटे की है। तो सारे 24 जो पूरे दिन रात में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो हमारी कितनी होरा होती हैं? 24 होरा होती हैं। बहुत सुंदर बच्ची, बहुत अच्छा। तो 24 होराएं पूरे दिन रात में हमारी होती हैं। अब देखिए आप यहां से गिनते जाइए। आप किसी एक दिन से कहां से गिना विभू आपने? सूर्य रविवार से गिना। तो रविवार, शुक्रवार, रवि का 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सूर्य के बाद ये वो तो नहीं होगा। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 को आया चंद्रवार। चंद्रवार आया। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ऐसा मान लीजिए कि एक होरा का एक ग्रह स्वामी है। तो सूर्य को जो सूर्यवार के दिन यानी रविवार के दिन जो पहली होरा है उसका स्वामी सूर्य है। अब उससे आप 24 घंटे गिनना शुरू कर दो। तो पहला, अगर पहली होरा का स्वामी सूर्य है, दूसरी का शुक्र, तीसरे का चंद्र, ऐसे करते करते 24 घंटे बाद जो 24वीं होरा आएगी वो कौन सी आएगी? मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये क्रम उधर के लिए गलत लग गया है। क्रम गलत बन गया उधर के लिए, ये क्रम इधर बनना चाहिए। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। शनि के बाद जो है चौथा। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये 1 2 3 4 इस तरह से ये पूरी होराएं पूरी हो गई हैं। तो अब इनमें बारों का निर्धारण कैसे होता है? इतवार के बाद कौन सा बार आना चाहिए? सोमवार। इतवार के बाद सोमवार। तो सोमवार कहाँ आया इसमें? 24 चंद्रवार। तो 24वां नहीं आता, वो 25वां आता है ना। यही तो मैं कह रहा हूं। या तो कक्षाक्रम में कहीं गड़बड़ हो रही है। इसका सीधा सिद्धांत ये है, चलिए अभी पता लग जाएगा। अब सिद्धांत ये है कि प्रत्येक दिन की होरा के बाद जो चौथी होरा होती है वो उस दिन का स्वामी होता है। उस दिन के स्वामी के नाम से वो दिन जाना जाता है। जैसे इतवार, सूर्य, कंफर्म है बेटा, कंफर्म है। चलिए क्रम को देख लेते हैं थोड़ा। देखना जरा, शनि गुरु कर्म देखना वहां। शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र। ये क्रम थोड़ा सा गड़बड़ है। सही है। सूर्य के बाद चंद्र है ना। देखिए शनि है पहले, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध और बुध के बाद चंद्र। बुध के बाद चंद्र। हाँ ये है क्रम। बुध के बाद ये
सूर्य के बाद लाइए शुक्र को, और शुक्र के बाद लाइए बुध को, और बुध के बाद लाइए चंद्र को। अब ये सही आ गया। अभी देखिए 24 होराएं आपकी बुध तक पूरी हो गई हैं, तो जो 25वें होरा, 24 होरा का तो वही दिन हो गया ना पूरा, 24 होरा का तो वही दिन, जिस दिन आप गिन रहे हैं वही दिन तो हो गया, 24 होराएं तो उसमें ही होगी। तब 25वें होरा जिसकी आएगी वो होता है अगला बार। वो बार क्या होता है? अगला बार होता है। 24वीं होरा पूरी होने के बाद, अब जैसे चंद्रमा से गिनो यही चीज को, अब आप चंद्रमा के बाद अगला बार कौन सा आएगा, तो अब आएगा, लेकिन वो होरा गिन के देखो एक बार ना, तो तब जो है, हाँ बोले, माइक ले लीजिए। ओम। ओम। हम जब सप्ताह के वार लिखते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे, तो इसको बनाने का क्रम कैसा है? मतलब उसको बीच में, सोमवार को बीच में लिया, रविवार को बीच में लिया, फिर वार लिखे गए? ये क्या है कि ग्रहों की कक्षाएं हैं। ये हमने रविवार सूर्य को अपने आप बीच में नहीं रखा है। वैसे मैं पूरी बात को ठीक से सुन तो नहीं पाया हूँ। मैं बताता हूँ आपको, ये क्रम जो है ना, ये पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी से देखने पर जो ग्रह जितनी तेजी से चलता हुआ दिखता है उस क्रम में है ये। जैसे पृथ्वी के सबसे निकट या सबसे तेज चलने वाला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के बाद बुध के बाद ग्रह जो है, ग्रह कक्षाएं ग्रहों की गतियों के क्रम में है। शनि सबसे धीरे चलता है, इसलिए शनि सबसे बाहर है। अंतरिक्ष में क्या है कि ग्रहों की ना अपनी अपनी कक्षाएं हैं, और वो उसी कक्षा में घूम रहा है। जैसे बुध जो है वो अपनी ही कक्षा में घूम रहा है, चंद्रमा अपनी ही कक्षा में घूम रहा है, बृहस्पति अपनी ही कक्षा में घूम रहा है। वो इस तरह से इनकी कक्षाएं बनी हुई हैं। ये कक्षाएं जो है अपनी अपनी कक्षाओं में सब बने हुए हैं, जैसे वो दिखा रखा है। बस उनको आप ऐसा, मतलब ऐसा ऊपर से बना दिया होता तो ये कक्षा को ठीक से पकड़ लेते, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये कक्षाएं हैं, और वो ग्रहों की कक्षाओं के अनुसार जो है वो गिनती की जाती है। जैसे कि अगर आपका आज का बार चंद्रमा है, तो अब आज चंद्रमा है, सोमवार है ना आज, तो अब कल क्या बार होगा, तो सोमवार से गिनती करिए। चलिए, सोमवार के बाद यहाँ शनि 1, 2, मंगल 3, सूर्य 4, शुक्र 5। नहीं, चंद्रवार जो 25 है उसी को 1 कहेंगे ना, तो शनि आया, चंद्रमा को 1 कहेंगे, वो तो जहां 25वें को 1 कहेंगे। यहां से अब आगे गिनते जाएंगे आप, तो जो 25वें क्रम का जो गिनती आएगी, वो 25वें क्रम की गिनती मंगल पे आएगी। तो चंद्रमा बार के बाद अगला बार मंगलवार होगा। और इसका एक और लघुीकरण है, सूक्ष्म रूप है। हर ग्रह की कक्षा से चौथी कक्षा वाला ग्रह का बार अगला दिन होता है। अब आप यहां देखिए, चंद्रमा से चौथी कौन से आया? चंद्रमा 1, शनि 2, बृहस्पति 3 और मंगल 4। तो चंद्रमा के बाद अगला दिन मंगल का होगा। मंगल के बाद कौन सा बार आएगा? मंगल से गिनो चौथा। मंगल के बाद मंगल 1, जो है सूर्य, शुक्र और बुध। तो मंगलवार के बाद कौन सा आया? बुधवार। बुध से चौथा गिनो, बुध 1, चंद्र 2, शनि 3 और बृहस्पति। तो चौथा कौन सा आया? बृहस्पति। इस तरह से ये बारों के क्रम होंगे। हर अगला दिन का जो बार का स्वामी होगा वो इस कक्षा के अनुसार होगा। ठीक से समझ आ गई? आ गई आपकी समझ में? जी रामपाल जी, बात आ रही समझ? ठीक हो गया? ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, बारों का निर्धारण ऐसे किया गया है, आपको सिर्फ इनको ऐसे जानना है। अब आइए आगे, तिथि बार। अब आया नक्षत्र। ये जो नक्षत्रों का हिसाब किताब है, ये जैसा शास्त्र में पढ़ाया जा रहा है और जो हमने अपने पत्रक में लिया है, इसमें अंतर है। अंतर 2 बातों का है। पहली बात तो क्या है कि एक हम ही नहीं, बहुत से विद्वानों ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है कि नक्षत्र समान
नहीं है। करेक्ट, नक्षत्र समान समान मतलब सब 13 अंश 20 कला के नहीं है। 13 अंश 20 कला कैसे आया मालूम है आपको? याद है आपको कैसे आया था? विद्यार्थी जी आप बताएंगे 13 अंश 20 कला कैसे लिया था हमने 12 नक्षत्रों के लिए? नहीं आया ना, कोई बात नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए 27 360 में दीजिए 360 अंश। 360 अंश का वृत्त हुआ पूरा। अब ये 27 नक्षत्र गिने हैं तो 360 में 27 का भाग दिया तो 27 का एक बार गया 36 और बचा 9 और तब आया ये 90। अब ये 13 बार चला गया। पहले एक बार नहीं ये क्या करा? हाँ 27 दिया 81। अब ये 9 शेष रहा। अब ये 9 में भाग नहीं जाता तो इसके कला बना दिए, गुणा गया 60, 540 आ गए। अब इसका जो है भाग दे देते हैं तो ये अब आया, वो ऊपर अंश हो गए और ये अब 20। अब ये कला हो गई 20 तो 27 दूनी 54, 540 पूरे हो गए, हासिल 0, बचा 0। अब आई समझ में आती? 13 अंश 20 कला। बोलिए एक बार बोलिए। 360 के वृत्त में 27 का भाग देने से 13 अंश और 20 कला की उपलब्धि होती है। यही उपलब्धि एक नक्षत्र का मान लिया गया है। साफ हो गई बात कि नहीं हुई? याद रहेगी आपको? अच्छा, कहीं कहीं ज्योतिष के ग्रंथों में इसको 800 कला करके भी कहा गया है। तो आपको उसमें आश्चर्य या भ्रम में नहीं पड़ना है कि कहीं कहते हैं नक्षत्र कितने का होता है, वो 13 अंश 20 कला नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? 800 कला। 800 कला, ऐसा कई जगह गणित में भी लिया जाता है 800 कला। अब ये 800 कला कैसे कहा जाता है उसे समझ लीजिए आप। ये जो 13 अंश 20 कला है, इसी के 13 अंश की कला बनाओ तो 780 आई और उसमें वो 20 कला जोड़ दी तो ये 800 आ गया। ठीक है बेटी? ठीक है, ठीक है। ये 800। तो अगर आपको कहा जाता है कि नक्षत्र 13 अंश 20 कला तो वही बात है, और अगर कोई कहे कि 800 कला तो फिर भी वही बात है। आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक नक्षत्र का मान ये ऐसे लिया गया है। अब हुआ क्या है कि जब विद्वानों ने देखा, बहुतों ने देखा, एक की बात नहीं, सूर्य सिद्धांत में भी नक्षत्रों को असमान उसमें दिखाया गया है, पर उसके जो आधुनिक गणित में जो उसका मान निकाला गया है वो मान हमने लिया है और वो है पंचांग का पृष्ठ 43। देखो इस पेज को खास तौर से ध्यान रखना। इसमें देखिए, अब जैसे आजकल लोग जो जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं उन सब में मेष वृषभ राशियों को अश्विनी भरणी नक्षत्रों से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? अश्विनी भरणी से। क्योंकि उन्होंने ये पैमाना बना रखा है कि अश्विनी का शून्य और मेष का शून्य एक ही होता है। उनका ये है कि हमेशा अश्विनी और मेष नक्षत्र, अश्विनी भरणी, लेकिन नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं और 4 चरण माने 4 क्वार्टर, 4 हिस्से। वो अश्विनी के 4 हिस्से, और वो 4 हिस्सों में थोड़ा ये भी जिक्र कर दूं मैं आपको कि ये 13 अंश 20 कला के जब 4 हिस्से बना दोगे तो इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें समझ में आएंगी।
आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि जो नक्षत्रों के नाम पर नाम रखने का और जो ये मूल नक्षत्र और गंड मूल नक्षत्र और तरह तरह की बातें जो बनाई गई हैं, ये सब वृथा हैं, बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है इनका। और कैसे नहीं है वो आपको समझना है, तब आप किसी से भी कहीं पर, अब आजकल क्या है सब जगह ज्योतिष इस तरह से, पर मैं उसमें समय हमारा हो जाएगा, फिर कभी बात बचेगी तो समय बचेगा तो आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से लोगों को ना भ्रम में डाल करके और उनका मतलब साधा जाता है। और अर्थ होता है केवल अपना अपना सिक्का जमाना, अपना पैसा ऐंठना और अपना, केवल ये है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन अब उसमें मैंने देखा, अभी हाल ये है कि हमारे भी कई जो है आर्य भाई भी इस चक्कर में आ जाते हैं। हालांकि मैंने घोषणा कर रखी है कि कभी कोई हमारा आर्य बंधु इस चक्कर में फंसता है तो वो मेरे से संपर्क करे। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मेरे समझाने के बाद भी वो आदमी वो मेरी बात पे नहीं आता और वो जवाब मुझे ये देता है कि क्या करूं जी, मैं घर वालों को समझा नहीं पाया और मैं उनके चक्कर में आ गया और मेरे को ये करना पड़ा। अब सोचो कि कितनी दयनीय स्थिति है। ऐसा कहते हैं लोग कि मैं क्या करूं, मेरे को तो समझ में आ गया लेकिन मैं तमाम घर वालों को समझा नहीं पाया और मुझे क्या करूं, मैंने झगड़े का राड़ काटने के लिए मैंने कहा चलो ठीक है तुम जो कह रहे हो वही से। ये हाल। अभी हम आपको जब समय मिलेगा तो हम ये नक्षत्र विषय आपको अच्छे से समझाएंगे और आपकी बुद्धि में ऐसे आ जाएगा कि कोई माई का लाल आपको बरगला नहीं पाएगा, ऐसे आ जाएगा आपकी समझ में। और आप जिसे चाहोगे उसे पढ़ा दोगे, आप उसको शिक्षा दे दोगे, आप ऐसा आ जाएगा आपकी समझ में। चलिए खैर, अब आइए ये नक्षत्रों पर। तो ये पहला नक्षत्र कौन होता है और क्यों होता है ये पहला नक्षत्र? हाँ, क्योंकि ये संपात में ये पहला नक्षत्र जो होता है, जो भी नक्षत्र संपात में होता जिस कालखंड में, अब ये कोई 10-5 वर्ष में नहीं बदल जाता। ऐसा नहीं है कि अभी पूर्वा भाद्रपद है तो जब मैं 100 साल का हूँगा तो तब जो है ये पूर्वा भाद्रपद, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी नहीं बदलता। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। ये क्या होता है, हम आज से 10,000 साल बाद जो कोई आदमी आएगा और वो ज्योतिष पढ़ाएगा तो वो ये पूर्वा भाद्रपद ऐसे नहीं पढ़ाएगा वो, क्योंकि तब नक्षत्र उसके समय में जो होगा वो उसको पढ़ाएगा। और यही सिद्धांत ग्रंथ कह रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं उसको बताओ, यही सिद्धांत ग्रंथ कह रहे हैं। तो आइए, पहला नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का, थोड़ी सी चीजें स्पष्ट करनी है। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कितने अंश का है? पूरी बात बोलो। हाँ, और एक बात यहां पर आपको ये भी जाननी है कि ये जो नक्षत्रों का हिसाब किताब है, ये नक्षत्रों का हिसाब किताब वैदिक है, वेद के द्वारा दिखाया गया है। और वेद कहता है, ये एक मंत्र को अपने पास नोट कर लीजिए, ऋग्वेद के पहले मंडल का, ऋग्वेद पहले मंडल का 105 सूक्त का 18वां मंत्र, बल्कि ठीक है इसका सुनाना अच्छा रहेगा। ये प्रियरत्न आर्ष जी ने ये मंत्र यहाँ बड़ी अच्छी व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया है। इसका मतलब ये कि जो पंचांग में हम नक्षत्र दिखा रहे हैं, ये जो है ये क्या है, वैदिक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? हाँ, ये नहीं है कि आप नक्षत्र हैं, ये कहाँ पड़े होते थे नक्षत्रों के चक्कर में, ऐसा नहीं है। नक्षत्र जो है वहां पर मंत्र आया है, अरुणो मास कृत वृक्कः पथायन्तु ददर्श ही उज्जीते निचाया तस्टेव पृष्यामयी, ये मंत्र है। और इस मंत्र की व्याख्या में प्रियरत्न आर्ष कह रहे हैं, उन्होंने पहले यह मंत्र चंद्रमा के संबंध में है। यहां निरुक्त में कहा है कि अरुण अरोच मानो मास किरणमांसानाम चार्धमासानाम च कर्ता भवति चंद्रमा वृकः पथायन्तु ददर्श नक्षत्र गणम अभिजीयते निचाय येन योक्ष्यमाणो भवति चंद्रमास्तक्षूण वन्निव पृष्ठरोगी। अर्थात आकाश में सर्वत्र प्रकाशमान चंद्रमा मासों और अर्धमासों को बनाने वाला अपने कक्षा मार्ग से, कक्षा मार्ग, कक्षा वही चंद्रमा की भी तो अपनी एक कक्षा है,
चंद्रमा अपनी कक्षा में, वो पृथ्वी के इर्द गिर्द की जो है वो उनकी कक्षा है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र की सीध में आता रहता है वो नक्षत्र जो है उस दिन के नक्षत्र की अभिज्ञा देता है। ये वैदिक व्यवस्था है। तो युक्त होने वाला होता है, उसको लक्ष्य कर उदित होता है। जैसे झुकी हुई पृष्ठ का बढ़ई काष्ठ को चीरते हुए जाता है, वैसे वैसे झुकाव करता हुआ चंद्रमा आगे बढ़ता है। बाकी आप वहां देख लेना, मैंने आपको संदर्भ नोट करा दिया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि चंद्रमा जिस जिस, क्योंकि नक्षत्र है ऊपर विस्तार में है नक्षत्र, अब वो चंद्रमा ऐसे जा रहा है तो जिनके सामने आता है उस नक्षत्र को उस दिन की संज्ञा दी जाती है। और वो नक्षत्र जो हैं पूर्वा भाद्रपद है 15-40 13 का, और उत्तरा भाद्रपद है 10-43 22 का। और इस तरह से जरा एक नजर ऊपर से नीचे तक सारी लाओ जरा अपनी नजर को, और देखो इसमें कोई 13-20 कला का है, एक ऊपर से नीचे तक लाओ। अब देखो एक भी नक्षत्र 13-20 कला का नहीं है। और की बात बताऊं, मैंने एक बात पे संक्षेप में जो है ये फलित ज्योतिष में एक चलती है दशा, बस थोड़ी सी काम की बात है बहुत। दशा, वो शुक्र की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तेरा तो मंगल चल रहा है, तेरा राहु चल रहा है, ये दशा होती हैं। आप भी सुन लीजिए बड़े गौर से, ये दशा निपट पोप लीला है। क्या है ये? कुछ ही काम की नहीं है, ये सारी गणित व्यर्थ है। उसमें क्या करते हैं कि नक्षत्रों को जो है 13-20 कला का लिया है, और 13-20 कला से उस नक्षत्र के नाम पर, ग्रह के नाम पर वर्ष बनाए, वो भी कल्पित, उनकी भी कहीं गणित नहीं है, कहीं आधार नहीं है। और फिर उसको वो 800 कला के हिसाब से गणित करते हैं कि मान लीजिए नक्षत्र आपके समय जब में 40 कला का था, तो वो ये कहते हैं 800 कला का इतने 17 वर्ष, तो 40 कला में कितने वर्ष। और उस समय अगर ग्रह, वो नक्षत्र अगर बृहस्पति का है तो वो बृहस्पति की दशा हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि जो झूठ के कारण हो रही है। अब ये जो नक्षत्रमान है, इस नक्षत्रमान को अगर लेंगे तो दशाओं का हिसाब गड़बड़, उसका कोई साइंस बनता ही नहीं। अब या तो सही मान लिखे पहले ये तय किया जाए, और उसके बाद ये भी तय किया जाए कि हम अगर कृतिका को सूर्य से जोड़ रहे हैं तो क्यों जोड़ रहे हैं, उसका शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए। चलो ये हम मानते हैं कि आपके पास नहीं है, प्रमाण मानते हैं, लेकिन अगर कहीं तो लिखा हो, कहीं तो हो वैदिक साहित्य में, या कहीं तो पता हो कि भाई ये, तो वो सब कुछ नहीं है। तो ये आपका जो है, ये आपको आधार दिया नक्षत्रों का, और यही आपको लेना है, और ये ही आधार हमने इस पंचांग में लिया है। यहां सारे नक्षत्रों का हिसाब किताब इसी के अनुसार है, और इसको जानने के लिए कि ये नक्षत्र है भी उस दिन की नहीं, तो एक उदाहरण दे करके और आगे बढ़ते हैं। आज देखो चंद्रमा कौन सी राशि में है, आज का पंचांग खोलो, आज का पंचांग वही फिर 59 पेज पे आ जाओ। बहुत अच्छा, अच्छे से समझना इन बातों को। ओहो, समय तो पूरा हो रहा है, और अभी एक थोड़ा सा चैप्टर रह गया इसमें, कम से कम आधे घंटे का चैप्टर ज़्यादा है। अभी शाम को लेगा तो शाम का विषय फिर कम पड़ जाएगा। देखते हैं प्रभु को क्या देखा आपने। आज की तारीख में चंद्रमा का भोगांश कितना है? 344 अंश, 30 कला और 22 विकला। बहुत अच्छे। अब ये निकालो कि ये कौन से नक्षत्र है, बताओ कैसे निकालोगे। जाओ 43 पेज पर, 43 पेज पर जाओ, 43 पेज पे। अब ये नक्षत्रों के जो भोगांश दिए हैं, और ये टोटल भोगांश दिए हैं, 344 कहां से शुरू हो रहा है देखो, 7वें तक।
कौन सा? शतभिषक, बहुत सही। अब आपने यहां से देख के तो नहीं बताया, यहां से देख के तो नहीं बताया ना, क्योंकि यहां तो पंजाब में लिखा ही हुआ है शतभिषक। आपने यहां से देख के नहीं बताया ना, बिल्कुल पक्की बात, बहुत सुंदर। आपने कहां से बताया? हम भोगांशों से बताया, तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात, आपकी समझ में तो बात आ गई, आपकी आ गई समझ में। हाँ ठीक है, कहाँ? अब शतभिषक नक्षत्र देखिए, शतभिषक कहाँ है और शतभिषक का भोगांश क्या है? 341 अंश 53 कला 31 विकलाप पे शुरू हुआ। ठीक हो गया? बस ये चीज जो है अगर आपने समझ गई तो समझ में आ गई ना आपकी, तो मैं बताऊं आप पंडितों के ऊपर छा जाओगे आप। हाँ छा जाओगे। एक बात बोल देना उनके बीच में और उस पर टिके रहना और उसका सत्य सिद्ध होना आपकी बहुत बड़ी विजय। हमारा अनुभव है ये और यही तो अनुभव है हमारा। वो पहली लाइन में आपको समझेंगे ऐसे बोल दिया बच्चा, आगे ऐसे बोल गया, दूसरी लाइन में उसे सोचने को विवश हो जाएगा, तीसरी लाइन में समझ में आ जाएगी उसकी। एक और बताइए, सहस मास को एक और दिखा दो। चलो सहस मास 16 गते को चंद्र स्पष्ट है 27 डिग्री 8 मिनट 0 सेकंड। आप ग्रह स्पष्ट मत देखो, आप सीधे पेज नंबर 43 देख के ये बताओ कि इस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। भोगांश क्या बताया? एक बार फिर बता। भोगांश देखो स्क्रीन पे 27 डिग्री 8 मिनट 0 सेकंड। हाँ ये है सहस मास 16 गते। कितना बताया आपने? रेवती। अब आप देखो यहाँ 16 गते को क्या दिया है? रेवती। ये सही दिया है, ठीक है। अच्छा अब और सुन लो, लेकिन अब ये पंचांग है, अब ये कौन सी गते का बताया भाई तुमने? सहस 16 गते। अंग्रेजी तारीख बताओ, इसमें तो गते कहाँ लिखी रहती है, इनका तो हिसाब अलग ही है। ये है 7 नवंबर। 7 नवंबर। कोई सी भी एक देख लेते हैं और नजदीक के ले लेते हैं कोई। अब ये देखिए, ये 7 नवंबर को आपका क्या आया? रेवती आया ना, और इनका आया अश्वनी। अब जो इस पंचांग को लेकर संकल्प कर रहा होगा वो उसके तो बेकार ही हो गया सब। ये जो है अश्वनी, कोई भी बच्चा देखो, आप आ जाओ, इधर आ जाओ उठ के। ये देखो ये 7 तारीख है, क्या है? अब इसकी सीध में यहाँ आए, क्या नक्षत्र दिखाया है? अश्विनी नक्षत्र दिया है। जाओ बैठो। और ले लीजिए एक। और एक नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे दृष्टांत दे देंगे। और फिर वो क्या बोलते हैं सुनो, फिर ये अब अश्विनी में, अब अश्विनी में जन्म हो गया किसी का, और अश्विनी होता है मूल नक्षत्र। अब यहाँ से फिर कहानी शुरू हो गई, अब ये करो वो करो ये करो, तुम्हारा लड़का मूल में पैदा हो गया। अब वो फिर नई कहानी शुरू हो गई। तो एक तो गलत, एक तो नक्षत्र जो बताया वो गलत, और ऊपर से फिर इतना बड़ा प्रपंच। ये आपको बहुत अच्छे से संज्ञान समझना है। ये नक्षत्रों की कहानी समझने लायक बहुत जबरदस्त है, और इस पर बहुत कुछ बोला जाना है, बहुत कुछ समझाना है। और देखिए कोई बात नहीं, अभी जितना पूरा हो जाएगा वो बताएंगे। अभी हम जब गंड मूलों पे आएंगे तो तब आपको सिखाएंगे, गंड मूलों पे आएंगे तब इस बात को, विषय को पूरा करेंगे। आगे चलिए। कुछ और उदाहरण दे रहा है क्या? मैं तो ऐसे एक एग्जांपल और करा रहा था। हाँ, वो एक एग्जाम्पल, जैसे तिथि की गणना में एक और एग्जाम्पल और करा दिया, या नक्षत्र में करा दिया। अब उनका जो 27 अंश पे अश्विनी दिखाने का अर्थ है वो जो है वो इसलिए क्योंकि वो नक्षत्रों को, एक दो कारण है ना। जैसे परसों किसी ने पूछा था कि दक्षिण भारत में शुक्ल पक्ष से अगर शुरू होता है तो फिर दक्षिण भारत के त्योहार और हमारे त्योहारों में अंतर क्यों है? याद है आप लोगों को कि हमने उसमें क्या समझाया था? वो था कि गणना का आधार कहां से ले रहे हो, ये भी तो देखना है ना। तो वही कारण है यहाँ भी। अब ये गणना का आधार गलत जगह से लेने के कारण ऐसा है, एक तो गणना का आधार गलत, ऊपर से जो गणना के जो मान है वो अलग। ये बातें आपको अच्छे से समझनी है। वैदिक पंचांग और अवैदिक पंचांगों का क्या तात्पर्य है, ये आपको गणना दृष्टि से समझाना है, समझना है। चलिए, अब आया एक शब्द तिथि क्षय। क्या आया? क्षय। क्षय का अर्थ हुआ नष्ट हो जाना। क्षय का अर्थ क्या हुआ? नष्ट हो जाना।
और एक शब्द है तिथि वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है अतिरिक्त हो जाना। वृद्धि का क्या है अर्थ? अतिरिक्त हो जाना। देखो जरा कोई एग्जाम्पल देख लो, कोई 6 तिथि का कोई पंचांग में कहीं उदाहरण देख लो, तब तक मैं समझाता हूं। बोलिए मेरे साथ, बोलिए। कोई तिथि यदि सूर्योदय से शुरू होती है, सूर्योदय के बाद शुरू होती है, हाँ पहले मैं 6 समझा दूं तब वृद्धि पे आऊंगा। कोई तिथि यदि सूर्योदय के बाद शुरू होती है, यदि सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले सूर्योदय से पहले ही पूरी हो जाती है, और अगले सूर्योदय से पहले ही पूर्ण हो जाती है, उस तिथि को 6 तिथि कहते हैं। उस तिथि को क्षय तिथि कहते हैं। क्योंकि तिथि की जो गणित होती है ना, तिथि की जो व्याप्ति होती है, व्याप्ति शब्द है ना ये, तिथि की जो व्याप्ति होती है वो सूर्योदय व्यापिनी होती है। क्या शब्द बोला? सूर्योदय व्यापिनी। और उसके लिए पंचांग में यहां जहां कहीं सूर्योदय व्यापिनी शब्द की जरूरत पड़ी होगी तो सुव्या लिखा होगा। सुव्या, सूर्योदय व्याप, उसका अर्थ आप समझ जाना कि क्या कह रहे हैं हम, सूर्योदय व्यापिनी। तो जो तिथि सूर्योदय व्यापिनी होती है उसी की संज्ञा पूरे दिन भर होती है। आपको कभी कभी क्या होता है कि संकल्प पाठ में जिस समय आप संकल्प कर रहे होते हैं उस समय वो तिथि नहीं होती जो तिथि सूर्योदय के समय होती है। तो उस तिथि के लिए तभी तो आप लिखते हैं कि अनंतरम, ये पहले आप सूर्योदय की तिथि को पढ़ते हैं और फिर अनंतरम करके जो है व्यापिनी तिथि को पढ़ते हैं। तो आपको दोनों तिथि बोलनी होती है। वो संकल्प में आपने देखा, जिस दिन पहले दिन का संकल्प पढ़ाया था हमने तो उसमें आया था, ये आगे भी आएगा, वहां बात कर लेंगे। लेकिन जो तिथि सूर्योदय पे नहीं है तो उसकी व्याप्ति नहीं होती पूरे दिन भर। तो न तो उसकी दिन व्याप्ति आज हुई और कल भी वो सूर्योदय से पहले खत्म हो गई, और न उसकी व्याप्ति कल। समझ रहे हैं ना आप लोग? तिथि आज के सूर्योदय के बाद शुरू हुई। अब आज के सूर्योदय के बाद जब शुरू हुई तो व्याप्ति कौन सी तिथि की होगी? जो सूर्योदय पर रही होगी उसकी व्याप्ति होगी। अब जो सूर्योदय पर नहीं है उसकी व्याप्ति नहीं हुई। अब जो तिथि सूर्योदय के बाद व्याप्त है हुई, शुरू हुई, उसकी व्याप्ति न तो आज हुई और वो कल के सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो गई, तो उसकी व्याप्ति कल भी नहीं हुई। तो वो तिथि की न आज की गिनती में आई और ना, तो ऐसी तिथि को क्या कहते हैं? 6 तिथि कहते हैं। एक बार रिवाइज करो अपने मन मस्तिष्क में, और अगर कोई उदाहरण मिला हो तो जरा वो उदाहरण दिखाओ। मिल गया? मिल गया। देखो उदाहरण देखो। 21 गते यानी 11 जून को एकादशी तिथि है 5:48 पर, 48 मिनट तक। तो सूर्योदय हुआ 5:27 बजे एकादशी तिथि है, तो पूरे दिन भर इसी तिथि की व्याप्ति रहेगी। भले ही ये 5:48 पे खत्म हो गई लेकिन एकादशी है इस दिन। तो 5:39 से द्वादशी शुरू हो गई, ठीक है। और यहां देखो आप लास्ट में क्या दिया, द्वादशी कितने बजे खत्म हो गई? 27:26 पर, यानी कि अगले दिन 49 पे शुरू हुई और 27:26 का मतलब हो गया सुबह 3:26, यानी इस दिन को 3:26 पे द्वादशी समाप्त हो गई। लेकिन सूर्योदय कितना है? 5:27 पे, यानी सूर्योदय से पहले ही ये तिथि समाप्त भी हो गई। सूर्योदय से समय कौन सी तिथि है? 24-29 यानी त्रयोदशी है ये। तो हमने ये देखा कि ये जो द्वादशी तिथि है न तो 21 गते के सूर्योदय के समय वर्तमान है और ना ही 22 गते के सूर्योदय के समय वर्तमान है। 21 गते के सूर्योदय के बाद आरंभ हुई और 22 गते के सूर्योदय से पहले ही समाप्त भी हो गई। तो यह तिथि क्षय तिथि कहलाती है। ऐसी तिथियां क्षय तिथि कहलाती है। अगले पेज में दिखाओ जरा, त्योहारों के कॉलम में दिखाओ इसको कि हमने कहां लिखा हुआ है। आगे आप त्योहारों के कॉलम में देखिए 21 गते के आगे क्या लिखा है? ये 6 तिथि द्वादशी। ऐसे और भी एग्जाम्पल मैं भी दिखाता हूं आपको। और अब हम आपको
शाम के समय में वृद्धि तिथि के बारे में बता करके, और इस प्रकरण में अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण रह गया है और वो है करण, भद्रा, एक अलग शब्द है, वो सब आपको शाम के सत्र में हम अच्छे से वो करेंगे। और शाम के सत्र के लिए इसके बाद आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है विश्वद व्रत क्रांत। वो जो आपको ना अभी ज्योतिष को समझने में जो कठिनाई आ रही है वो इसलिए भी क्योंकि आप उन शब्दों के साथ में परिचित नहीं है। शाम के सत्र में आपको उन शब्दों के साथ परिचित कराया जाएगा बहुत अच्छे से, जो है विश्वद व्रत क्या होता है, और आपका भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा का क्या उपयोग बन रहा है, भूमध्य रेखाओं का क्या उपयोग बन रहा है, अक्षांशों का क्या उपयोग बन, ये सारा विषय जो है आपको हमारे द्वितीय सत्र में स्पष्ट किया जाएगा। आशा है आज का विषय आपको सब ठीक से समझ आ गया है। किसी के मन में कोई शंका हो? नहीं, निशंक हैं आप, तो ठीक है। आप जो है वानप्रस्थ साधक आश्रम के निशंक लोग हो गए आप, ठीक है, वानप्रस्थ साधक आश्रम के निशंक लोग। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आज के इस सत्र को पूर्ण घोषित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।